वो भी एक एक करके बाहर आए तो अच्छा होगा। बहरहाल तो कोर्ट के इस फैसले या कहे अंतरिम फैसले की इंटरप्रिटेशन अपने अपने तरीके से की जा रही है। स्वागत करने के साथ किंतु परंतु लगाया जा रहा है। पाल साहब चाहूंगा बहुत जल्दी से टिप्पणी करें जो बात यहां पर सुधांशु महाराज ने कही, चंद्रांशु महाराज ने कही है, उसके बाद मैं जाऊंगा विकास के पास। उनका कहना है कि भाई कहीं ना कहीं एक हताशा रहती है मन में, फिर भी हम स्वागत करते हैं बड़े दल को दिखाकर। बीजेपी के ऊपर जो सीधा आरोप था कि कानून को लाकर वो दखलंदाजी करे, और अभी आपने उमर अब्दुल्ला को सुना, उनका यह कहना है कि एक खास मजहब के लोगों को टारगेट किया जा रहा था। वो शंकाएं अभी भी पैदा की जा रही हैं या हैं? देखिए, इनका काम ही है विक्टिम कार्ड खेलना। पर गुरु महाराज का जो दर्द है, जैसे हलाल बोर्ड, जैसे वक्फ बोर्ड, हज कमेटी, फिजा बोर्ड, मौलाना आजाद बोर्ड, और जो ये वक्फ बोर्ड को संपत्तियां पहले की मिली है जो भारत छोड़ के अंग्रेज गए, इसको शत्रु संपत्ति घोषित करना चाहिए था, पर वो नहीं किया। और जितने बोर्ड है इनके हैं, और जैसे अल्पसंख्यक बोर्ड 50 लाख करोड़ का, छोटा मोटा बोर्ड नहीं है। मौलाना आजाद बोर्ड 1500 करोड़ का है। तो मैं सारे भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ ही हिंदू या आदिवासी या दलित के नाम पे है क्या? अरे मैं कहता हूँ यादवों के नाम पे ऐसा कोई बोर्ड है क्या? ये दर्द है मेरे गुरुजी का। ये दर्द समझते नहीं है, लेकिन ये जो आया है ठीक है। जब उनको हमने भारत में एक्सेप्ट कर लिया, अलगाव औकात के मौलाना आजाद के कहने पर, वो कबूल भी करते हैं कि हाँ हम अपनी पसंद से रह रहे हैं, तो उनका भी जो हक है वो मिले। लेकिन दूसरे को इतना डिमांड न करे कि दुख हो, और इतना भी कोई पक्ष न ले। अगर इतना कुछ बोर्ड दिया है और सामने कोई भी बता दे कि ये हिंदू की, दलितों को दिया, हमको नहीं कहते कि ब्राह्मण और ठाकुरों को दो। दलित को आप बोलते हो ना, तो दलित को कौन सा बोर्ड दिया है आपने? जो ओबीसी को कौन सा बोर्ड दिया है? तो ये सब भी देखना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जाके समझौता करना पड़ता है। हम खुश हैं। और एक बात वापस में दोहराता हूं, ईस्ट के ऑर्डर, अंतरिम ऑर्डर से हमारी 40,000 एकड़ जमीन बची। जैसे आप जानते हो, संसद पे, दिल्ली के एयरपोर्ट पे जो दावे ठोके थे वो अब बचे, और पंजीकरण वो लागू है। 1995 से 23 तक का जो कानून है सुप्रीम कोर्ट ने टच नहीं किया, पंजीकरण नियम लागू है। तो ये खुशी की बात है। ठीक है विकास, एक बार फिर से मैं इसके लीगल एस्पेक्ट पे भी आता हूं। यहां पर देखिए, जो मुस्लिम पक्ष है उनकी तरफ से कुछ धर्मगुरुओं को हमने सुना, कुछ पार्टियों के नेता हैं वो भी अपनी बात रख रहे हैं, आपने उमर अब्दुल्ला को भी सुना। वो कहते हैं कि ये हमारी आपत्तियों की एक तरीके से जीत है जिसे कंसीडर किया कोर्ट ने। लेकिन कोर्ट ने तो एक बड़ा पहलू भी कंसीडर किया है जो कि पूरे कानून को लेकर था, खत्म करने को लेकर बड़ी बड़ी दलीलें बड़े बड़े अधिवक्ताओं ने वहां पर दिया था। कोर्ट ने कहा कि रेयर ऑफ अरेस्ट केस में शायद इसका हम सुन सकते हैं, इसको सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। अब यहां पर जो मोटी बात कही है, वो चाहे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं, कुछ चीजें ऐसी थी जो कि चुनिंदा लोगों के जरिए, मुसलमान समाज नहीं, उस गरीब तबके का मुसलमान नहीं, बल्कि कुछ चुनिंदा लोगों के हक में थी, या फिर उनका ही उस पर कब्जा था। उस पर एक तरीके का बहुत बड़ा प्रहार इस कानून के तहत सरकार ने किया था। क्या वो अभी भी बरकरार है? क्या पसमानदा से लेकर तमाम लोगों के हित की जो बात थी वो सरकार की मंशा या कहें किसी पार्टी की मंशा अभी भी स्टेबल है? या दूसरी तरफ जो आशंकाएं थी, जिसका जिक्र यहां पर कर रहे थे अतुल यादव भी, कि नहीं, आशंकाएं थी कि इसके जरिए हम मुसलमान या फिर खास एक मजहब के लोगों को टारगेट कर देंगे। क्या ऐसा कुछ भी वहां पर कोर्ट के जरिए समझ में आया? कोर्ट ने उसको समझा, टिप्पणी की कि हां टारगेट किया जा रहा था? मैं अतुल जी, स्वामी जी की बात को लेकर एक बार आगे बढ़ूंगा। स्वामी जी ने ये बोला, अभी राम मंदिर बना, राम मंदिर में लगभग 5 एकड़ जमीन हमने मुस्लिमों को दे दी, और वो ऐसा क्यों हुआ था? तो मैं स्वामी जी से 2 लाइन के साथ बोलूंगा कि स्वामी जी, जिस टाइम ये ऑर्डर हुआ, हमको उस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहिए था। दूसरा, केंद्र सरकार की खुद सहमति बनी इस बात पर कि हम 5 एकड़ जमीन और उनको कुछ धन भी देने की स्थिति में कुछ ऐसा एग्रीमेंट हुआ है, वो हम उनको देंगे। उस टाइम अयोध्या या अयोध्या के वासी या फिर ऐसे संत समाज के लोगों को आगे आना चाहिए था कि जब फैसला हो रहा था, फैसला इस बार निष्पक्ष हुई है, तो अभी चाहे इस फैसले को 2 साल और लग जाए, लेकिन 1 बाई 1 फैसला होना चाहिए था। ये तो स्वामी जी की बात को मैंने खंडन किया। और रहा भाजपा के नेताजी जो हमारे पैनल में बैठे हैं, तो आप अभी बोल रहे थे कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड ये वो ऐसा वैसा, तो शायद मेरी बातें वही राजनीतिक नहीं लग पाएंगे इन लोगों को कि अभी 11 साल नहीं, तीसरे टर्म में आपकी केंद्र में सरकार है। जब वक्फ बोर्ड है, मुस्लिमों के हित में है, इनके उनके ना जाने किस किस के आप लोग बोलते हो, तो क्यों सनातन बोर्ड की आप कल्पना नहीं कर सकते?
सनातन वोट के लिए पैरवी भी हो सकती है। यूसीसी कानून के लिए लंबी लंबी बातें होती थी, यूसीसी कानून कहाँ समाप्त हुई? यूसीसी कानून आ जाए तो शायद मुझे लग रहा है ये सब चीजें भेदभाव वाली बात के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब चीजें समाप्त हो जाए। क्यों हम एनआरसी को लेकर नहीं आ रहे पूरे देश में? तो ये सब एक आज के टॉपिक से चीजें अलग हो गई। और आज जो फिर मैं रिपीट करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी वक्फ कानून को खत्म करने के लिए नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट का सीधे सीधे वर्ड था कि जो गैर मुस्लिम रखने का था विषय था उसमें 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम ना हो, और जो वक्फ बोर्ड का जो सीईओ जो बनाना प्रयास ये किया जाए संभवतः, मतलब संभवतः को ये बाउंड नहीं किया कि नहीं होगा संभवतः मुस्लिम ही हो। और दूसरा, जब सीईओ हमको बनाना है, बोर्ड का अध्यक्ष हमें बनाना है, तो क्यों ना कोई प्रशासनिक अधिकारी आईएएस वगैरह होगा। तो वो आईएएस अगर कोई होगा तो वो ना किसी धर्म की बात करेगा ना किसी की करेगा। तो हम एक तरफ तो आज हम संविधान की बात करते हैं, मैंने ये देखा है कुछ राजनीतिक पार्टियां जब अगर उनके पक्ष में कुछ आता है तो संविधान की तारीफ होती है, और जब पक्ष में नहीं आता तो वही संविधान की दुहाई दी जाती है। तो देश संविधान से चलेगा ना कि अन्य किसी चीज से। और अभी हमारे साथी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी है, मैं इनको एक बात बता दूं, आपके ही शायद गठबंधन के थे अमानतुल्लाह खान करके, दिल्ली बोर्ड के चेयरमैन भी थे इस वक्फ बोर्ड के, और वहां विधायक भी थे। 2016 से 2021 की भर्ती जो वक्फ बोर्ड की हुई थी उसमें उल्लंघन किया। 30 से 35 लोगों की भर्तियां जो संख्या थी उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई, जिसमें कि उनको गैर कानूनी तरीके से फंड को जुटाने का, मनी लॉन्ड्रिंग का, एंटी करप्शन ने, ईडी ने इन सब की जांच की और उनके खिलाफ जेल गए, और आज भी उनके खिलाफ जांच चल रही है और मामला पेंडिंग है। तो ऐसे बहुत सी वक्फ का मतलब, विकास भाई आप इस पैनल में बैठे हुए हैं, कुछ चीजें जो संवैधानिक होती हैं, संविधान से ऊपर आप भी नहीं है, मैं भी संविधान के दायरे में प्रैक्टिस करता हूं, आप भी संविधान के दायरे में प्रैक्टिस करते हैं। एक चीज गौर कीजिएगा, आपने कहा कि जो ये स्टे किया गया, स्टे किस बात पे किया गया? जब कोई अपनी बात लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट पे गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट को लगा कि कुछ चीजें सुनने लायक हैं, उनको सुना जाना चाहिए, उसी पे स्टे किया गया। आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कोई नई चीज स्टे कर दी क्या? बता दीजिए आप, यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं, लेकिन आप देखिए बता दीजिए। नहीं, आप सुनो, पहले सुनो, मेरी सुनो, है ना? मैं वही बता रहा हूँ, क्या स्टे हुआ है? पूरा कानून स्टे हो गया? अरे पूरे कानून की तो मेरे द्वारा बात ही नहीं करी गई, मेरे द्वारा विकास जी ये बात की गई, अगर कोई माननीय न्यायालय में गया हुआ है तो माननीय न्यायालय के द्वारा कुछ बिंदुओं पर भी अगर स्टे किया गया तो उसका हम स्वागत करते हैं। अगर न्यायालय का अंतिम फैसला आएगा वो उस समय हम उस पर बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि किसी भी पक्ष को जाने का, उसके बाद अपनी बात रखने अतुल भाई मुझे लगता है ना कि विकास ने ऐसा कुछ नहीं कहा। जब अंतिम फैसला आएगा ना तो भी आप स्वागत ही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अंतिम फैसले पर भी आप स्वागत ही करेंगे भाई, तब आप उसकी मुखालफत करेंगे तो हम देखेंगे। आपको अगर चैलेंज करना होगा आप चैलेंज